Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. सॉल्व करेंगे। अब तक हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द थ्योरी गिवन बाय रोलो मे। यह क्वेश्चन रोलो मे के पर्सनालिटी थ्योरी से ली गई है। इसमें रोलो मे ने अपने थ्योरी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो स्टेज बताए हैं उन्हें एक सही क्रम में अरेंज करना है। उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आधार उस व्यक्ति तथा उसके पेरेंट्स के फिजिकल साइकोलॉजिकल रिलेशन को माना है। उन्होंने बताया है कि पर्सनालिटी जो है वो 4 स्टेज में डेवलप होता है। फर्स्ट है इनोसेंस स्टेज। इसमें बच्चे को स्वयं के बारे में कोई भी समझ, कोई भी चेतना नहीं होती है। उसे सही गलत कुछ पता नहीं होता है। बच्चा बिल्कुल इनोसेंस होता है। सेकेंड स्टेज है रिबेलियन यानी बगावत। यह 2 से 3 साल के एज में होता है। इसमें बच्चा अपने इनर स्ट्रेंथ को स्थापित करना चाहता है, सामाजिक और पारिवारिक नियमों को अस्वीकार करता है। थर्ड स्टेज है ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ यानी स्वयं का साधारण चेतन। इसमें कोई पर्सन स्वयं के व्यवहारों विचारों को समझने लायक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है तो उस गलती को एक्सेप्ट करता है तथा उससे सीखता है। फोर्थ स्टेज है क्रिएटिव कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ यानी स्वयं का सृजनात्मक चेतन। इसमें पर्सन मैच्योर हो जाता है, चेतना की जो सामान्य सीमा है उसको पार कर देता है और बिना किसी टाइप के विकृति के सच्चाई को जान पाता है। वह स्वतंत्र होकर कोई डिसीजन लेता है और अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल भी वह स्वयं ही होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 2। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ऑरिजिनेट फ्रॉम। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मेनली कहाँ से ओरिजिन होता है। यह क्वेश्चन हमारे सिलेबस के 3rd यूनिट बायोलॉजिकल बेसिस से ली गई है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ओरिजिन होता है। इसका मेन कार्य जो हमारी किडनी है, उसको किडनी को हमारी बॉडी में कितना पानी चाहिए उस पानी की मात्रा को मैनेज करने में हेल्प करना है। यह ब्लड में पानी की मात्रा को बैलेंस करता है। यह हार्मोन मेनली हाइपोथैलेमस में उन न्यूरॉन्स के द्वारा ओरिजिन किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, जिनका एक्सॉन पिट्यूटरी स्टॉल के लोअर पार्ट में होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ प्रोपोजिंग द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। यानी क्रिएटिविटी का इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसने दिया है। क्रिएटिविटी का इन्वेस्टमेंट थ्योरी रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा 1991 में दिया गया था। मेनली रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग का कहना था कि क्रिएटिविटी जो है वह आवश्यक रूप से जेनेटिक्स नहीं है, यानी इनबॉर्न नहीं है, जन्मजात नहीं है। यह एक एक्वायर्ड टैलेंट है और इसे डेवलप किया जा सकता है। इस थ्योरी में कहा गया कि क्रिएटिविटी को एक पर्सन जिस तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है, जिस तरह से सोचता है, उसकी जैसी पर्सनालिटी है, उसका स्वभाव है, उसकी सोसाइटी किस तरह की है, ये काफी हद तक उसके क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने क्रिएटिविटी के लिए 6 रिसोर्सेज बताए हैं, जिनके होने पर यह टैलेंट डेवलप होता है। ये रिसोर्सेज हैं इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड लर्निंग एंड एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 स्टेनबर्ग। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोवोलेमिया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइपोवोलेमिया थ्रस्ट
के बारे में निम्न में क्या सही है? यह क्वेश्चन यूनिट 2 बायोलॉजिकल बेसिस से ली गई है। साइकोलॉजिकल वे में प्यास को दो टाइप्स का बताया गया है, हाइपोवोलेमिक और ऑस्मोटिक। हाइपोवोलेमिक प्यास तब फील होता है जब हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा में कमी आ जाती है और ऐसे में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और प्यास का अनुभव होता है। जब हमारे कोशिकाओं में नमक और आयरन की सांद्रता में काफी हद तक कमी हो जाती है तो कोशिकाओं में जल का विसरण बढ़ जाता है और ऐसे में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी बही कोशिकीय कक्ष हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है और इससे उत्पन्न प्यास को हाइपोवोलेमिक प्यास कहा जाता है। इसमें ब्लड की मात्रा में कमी होती है और इसकी पहचान कि ब्लड की मात्रा में कमी हो गई है, इसकी पहचान किडनी द्वारा की जाती है। ऐसे में रेनिन नाम का एक हार्मोन है जो ओरिजिन होता है और जो ब्लड में पहले से मौजूद एंजियोटेंसिन है, इससे उस रेनिन के द्वारा ये स्रावित होने लगता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइपोवोलेमिक प्यास जो है उसमें प्यास लगती है, ब्लड कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2 ACE। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन, यानी पूर्णतया गरीबी किसे कहा जा सकता है? यह क्वेश्चन यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी से ली गई है। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, यानी संख्या के रूप में गरीबी। यह ऑप्शन सही नहीं लग रहा क्योंकि गरीब लोगों की संख्या अधिक होने पर उसे पूर्णतया गरीबी नहीं कहा जा सकता। वो गरीबी का डेफिनेशन नहीं है कि आखिर गरीबी किसे कहा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, यानी वर्तमान मूल्य स्तर के रूप में गरीबी। यह ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि प्राइस लेवल के थ्रू गरीबी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के रूप में गरीबी। यह ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि पूर्ण बेरोजगारी का मतलब पूर्ण गरीबी है। यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति है, उसे भी सही तरह से भोजन और मकान उसके पास अवेलेबल है, तो वह पूर्ण रूप से गरीब नहीं कहा जा सकता। फोर्थ ऑप्शन है बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, यानी जो बुनियादी कैलोरी की मिनिमम कैलोरी की आवश्यकता चाहिए एक व्यक्ति को उसके हेल्थ के लिए, वो भी अगर वो उपलब्ध नहीं करा पाता है तो वह इंसान पूर्ण रूप से गरीब कहा जा सकता है। क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन से हम गरीब को परिभाषित कर पाते हैं। पूर्णतया गरीबी का तात्पर्य यही है कि वो पर्सन इस हद तक गरीब है कि वह अपने हेल्थ के लिए जो मिनिमम कैलोरी उसे चाहिए वह भी वो अवेलेबल नहीं कर पा रहा है, उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटीग्रल योगा। यह क्वेश्चन यूनिट 1 इंटीग्रल योगा से लिया गया है। इंटीग्रल योगा के संस्थापक श्री अरबिंदो हैं। उन्होंने कहा कि योग हमारे भीतरी अंतःकरण की शक्ति को उभारता है। उनके अनुसार योग का तात्पर्य सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखना नहीं है, बल्कि योग ईश्वरीय सत्य परम चेतन को प्राप्त करने का एक माध्यम है। इसके द्वारा एक व्यक्ति आत्म पूर्णता की दिशा में प्रयास करता है। उनके अकॉर्डिंग इंटीग्रल योग लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ में ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका है। साइकिक बीइंग को सेंट्रल बीइंग में ट्रांसफॉर्म करना ही योगा है। इस साइकिक बीइंग को सेंट्रल बीइंग में ट्रांसफॉर्म करने में कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है माइंड, जिसे मेंटल बीइंग भी कहा जाता है। उन्होंने माइंड यानी मन को ईश्वरीय और सांसारिक जीवन के बीच का एक मिडिल स्टेज बताया है। उसके बाद आता है वाइटल, वाइटल यानी जीवंत प्राण। यह जीवन शक्ति को संदर्भित करता है। थर्ड है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी शारीरिक रूपांतरण।
यह भौतिक शरीर और शरीर की चेतना दोनों को संदर्भित करता है। फोर्थ है इनकॉन्साइंट यानी अंतःकरण का रूपांतरण। यह मैटर इवैल्यूएशन का निम्नतम स्तर है। फिफ्थ है सुपर कॉन्साइंट, यह अकर्तव्य निष्ठा का ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है इसको। यह सबसे अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन है। इनकॉन्साइंट को सुपर कॉन्साइंट का स्लिप कहा जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मेशन का सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन 1। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 सही है। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट कोएफिशिएंट अल्फा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट अल्फा यानी गुणांक अल्फा के संदर्भ में क्या सही है। कोएफिशिएंट अल्फा जिसे क्रोनबाच अल्फा भी कहा जाता है रिलायबिलिटी का एक टाइप है। यह 1951 में क्रोनबाच द्वारा डेवलप किया गया था। यह इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, अर्थात एक ग्रुप के रूप में आइटम्स यानी एकांशों का जो सेट है वह कितना क्लोजली रिलेटेड है। अदर वर्ड में कहा जाए तो गुणांक अल्फा में आंतरिक संगतता के थ्रू विश्वसनीयता निकाली जाती है। इसका वहाँ यूज किया जाता है जब टेस्ट आइटम्स का स्कोरिंग मल्टीपल चॉइस मेथड के थ्रू किया गया हो, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। कोएफिशिएंट अल्फा समानांतर एकांशों के टेस्ट को लोअर बाउंड्री की एक निम्नतर सीमा है। यह प्रत्येक आइटम्स के वेरिएंस का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें टेस्ट में जो भी आइटम्स यूज किए जाते हैं वे आपस में डिपेंडेंट होते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 A and C only। एथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक एंड वेट लॉस। यानी फूड इनटेक और वेट लॉस के लिए कौन कौन इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर के ऑक्सीकरण करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यही इंसुलिन जब कम मात्रा में निकलता है तो शुगर का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है जो डायबिटीज का कारण बनता है। साथ ही वेट गेन होने लगता है। हम जितना ही अधिक कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त चीजों को खाते हैं उनके ऑक्सीकरण के लिए अधिक मात्रा में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और उतनी मात्रा में जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो ऐसे में मोटापा बढ़ने लगता है। सेकेंड ऑप्शन है लेप्टिन। लेप्टिन फैट सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। इसे स्टाइटी हार्मोन यानी तृप्ति हार्मोन कहा जाता है। लेप्टिन एक सिग्नल हार्मोन के रूप में काम करता है जो हाइपोथैलेमस को फूड इनटेक का सिग्नल देता है। साथ ही यह बॉडी फैट को मैनेज करने में भी इफेक्टिव है। थर्ड ऑप्शन है कोलेस्टिकोनिन। यह भी एक सटाइटी हार्मोन तृप्ति हार्मोन है। चाहे लोग मोटे हों या दुबले पतले, स्टडी द्वारा यह प्रूफ हुआ है कि इसका लेवल अधिक होने से दोनों में फूड इनटेक होता है। प्रोटीन, फैट और फाइबर युक्त भोजन से इसका अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। फोर्थ ऑप्शन है ओरेक्सिन। ओरेक्सिन अराउजल, स्लीप, अवेकनेस में इन्वॉल्व होता है। फूड इनटेक और वेट लॉस में इसका कोई यूज नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 इंसुलिन, लेप्टिन एंड कोलेस्टिकोनिन। नाइन्थ क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग conducted one of the most famous and controversial experiments in the area of obedience। यह क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से लिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता के क्षेत्र में सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया था। यह एक्सपेरिमेंट 1963 में स्टेनले मिलग्राम जो एल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था। ओबीडियंस टू अथॉरिटी और पर्सनल कॉन्साइंस के बीच संघर्ष को लेकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वे मेनली ये जानना चाहते थे कि आज्ञाकारिता पर अधिकार का क्या प्रभाव पड़ता है।
इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डर से या फिर सहयोग यानी समूह से बाहर किए जाने के कारण लोग प्राधिकरण के प्रभाव पर आज्ञाकारिता को अपनाते हैं। इस प्रयोग की नैतिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर इसे काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मिलग्राम। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस आर एसेंशियल टू बी मास्टर्ड इन मल्टीकल्चरल काउंसलिंग एज पर मैकफेडेन्स ट्रांसकल्चरल पर्सपेक्टिव। यानी मैकफेडेन के ट्रांसकल्चरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काउंसलर को मल्टीकल्चरल काउंसलिंग के कुछ डायमेंशंस पर मास्टर्ड यानी पकड़ रखना जरूरी है। हमें निम्नांकित में से उन डायमेंशंस को चूज करना है। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीकल्चरल काउंसलिंग है क्या। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग काउंसलिंग का एक ऐसा टाइप है जहां थेरेपिस्ट ऐसे क्लाइंट जिनकी रेस, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजन और जो कुछ भी जो उनकी आइडेंटिटी है वो मेजोरिटी के साथ मैच नहीं करता हो, फिट नहीं बैठता हो। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग पर ट्रांसकल्चरल पर्सपेक्टिव प्लुरालिस्टिक सोसाइटी के इशूज, उसके प्रॉब्लम्स को समझने में कल्चरल व्यूज और सोशल बेस को सजेस्ट करता है। इसके लिए थेरेपिस्ट या काउंसलर को उस क्लाइंट के कल्चरल हिस्ट्री को, उसके साइंटिफिक आइडियोलॉजिकल यानी वैज्ञानिक विचारधारा को और उसके सोशल एनवायरनमेंट पर पकड़ रखना बेहद जरूरी है। हॉस्टिलिटी मैनेजमेंट और माइनॉरिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट नहीं भी हो तो काउंसलिंग पॉसिबल है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। गाइज, इसी के साथ ये 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट करें। फ्रेंड्स, मैं बाकी के क्वेश्चंस को भी बहुत जल्द डिस्कस करूंगी। और हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा हमारे एग्जाम की डेट आ गई है और एग्जाम होने में अब सिर्फ 2 मंथ्स बाकी हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन पर वीडियो एग्जाम तक अपलोड कर दूं। बट फ्रेंड्स, हमारा सिलेबस इतना वास्ट है कि 2 मंथ्स में सारे टॉपिक्स कवर कर लेना पॉसिबल नहीं है। गाइस, मैं यही कहूंगी कि मेरे पास 10 यूनिट्स के हर टॉपिक पर डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल हैं। और साथ ही पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी यूनिट या टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है और अगर आपको उस पे नोट्स चाहिए तो हमें प्लीज ईमेल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।